हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब साथियों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं साथियों। आज से हम यूनिट 2 यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो थिंकर्स होगा वो है कन्फ्यूशियस। साथियों, हमारा जो टारगेट है, हम जो जून में टारगेट कर रहे हैं उसमें 80 प्लस क्वेश्चन, 80 से लेकर 85 क्वेश्चन केवल पॉलिटिकल साइंस में टारगेट कर रहे हैं। और उसी के क्रम में हम चरणबद्ध तरीके से एक यूनिट अभी ख़त्म किए हैं, दूसरे यूनिट पे हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं साथियों जून में जो यूजीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर हरियाणा पीसीएस में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, एमपी में होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इतना बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिलेगा, और इतना बेहतरीन तरीके से, इतना डिटेल तरीके से। क्योंकि इस नोट्स को बनाने के लिए साथियों मुझे लगता है कि 10 बुक्स पढ़ना पड़ेगा। एक कन्फ्यूशियस को 10 बुक, अलग अलग बुकों में पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके इतना मटेरियल निकल पा रहा है। तो आप बिलीव करिए कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा साथियों, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए साथियों। आप सीरियस होइए थोड़ा सा, क्योंकि समय नहीं है। हरियाणा ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यूजीसी ने तो जून में ऐसे एग्जाम लेना है। तो सीरियस हो जाइए साथियों। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद यूनिट 2 पे आइए। स्टार्ट करते हैं साथियों। कन्फ्यूशियस, देखिए ये चीन का दार्शनिक है साथियों। ये चीन का दार्शनिक है, और इसका जन्म जो होता है वो 551 बीसी में होता है, 551 बीसी में होता है। साथियों देखिए, किसी भी थिंकर्स को पढ़ने के लिए आपको एक मेंटलिटी आवश्यकता है, और वो मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय यहाँ पे लेना चाहूँगा। जैसे अगर हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं, तो प्लेटो जब स्टार्टिंग में लिखता है वो, और प्लेटो एंड में लिखता है वो, दोनों में फ़र्क आएगा। अरस्तु जो शुरू में लिखता है वो, और जो एंड में लिखता है वो, दोनों में फ़र्क आएगा। मार्क्स के साथ भी यही है। मार्क्स जब यंग मार्क्स होता है तो कुछ और लिखता है, और जब प्राउड मार्क्स होता है तो कुछ और लिखता है। तो अगर आपको ऊपर का विचार नीचे से नीचे जो हम लास्ट में जाएगा, जैसे हम शुरू कर रहे हैं कन्फ्यूशियस को, अगर कन्फ्यूशियस का पहला जो पहले हम पढ़ रहे हैं और लास्ट में जो पढ़े, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्टी अगर आपको लगे, तो आप समझ जाना कि ये लेखक कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये आपको माइंडसेट बनाना होगा साथियों, क्योंकि हम जब मार्क्स को देखेंगे वहाँ पे, तो आपको बताएगा कि यंग मार्क्स क्या बोल रहा है, कैसे वो स्टेट का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लास्ट में जाके क्या कर रहा है कि स्टेट का विनाश कर दो। तो ये अरस्तु भी यही कर रहा है कि शुरू में आपको देखिएगा कि वो कुछ जो स्टेट के बारे में बोलता है, बाद में वो संवैधानिक तरीके से शासन करने के बारे में बोलता है, बाद में रूल्स ऑफ लॉ को मान लेता है। जब हम अलग अलग थिंकर्स पढ़ेंगे, इसके बाद अरस्तु प्लेटो ही पढ़ेंगे साथियों, तो हमको बताएगा आपको हर चीज़ को। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो अपने टेन्योर में लिख रहे हैं, अगर 25-30 साल के टेन्योर में लिख रहे हैं, तो जो शुरुआत जहाँ से करते हैं वहाँ और एंड करते हैं, दोनों में फ़र्क आ सकता है। इसके लिए आपको पहले से माइंडसेट तैयार रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये देखिए, चीन का पहला दार्शनिक है, और इसका जन्म 551 बीसी में होता है। साथियों, ये कन्फ्यूशियस जो है वो नैतिकता, अगर आपको कहीं भी कभी भी एग्जाम में नैतिकता शब्द सुनने को मिले, तो समझना है कि कन्फ्यूशियस अगर चीनी दार्शनिक जो है उससे रिलेट हो सकता है ये चीज़ें। क्योंकि कन्फ्यूशियस पूरा जितना भी ये जो भी लिखता है साथियों, वो केवल उसका सेंटर जो है वो नैतिकता को रखता है। अपने पूरे राइटिंग में जो सेंटर है वो नैतिकता है। ये कह रहा है, देखिए कन्फ्यूशियस जो था वो नैतिक दार्शनिकता, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर बल देता है। ये नैतिक मूल्यों पर बल देता है, यानी कि नैतिकता को हमेशा पकड़ के रखता है, ये नैतिकता को कभी नहीं छोड़ता है। इसके जो लिखता है उसका उद्देश्य साथियों क्या है, तो चीन की व्यवस्था में सुधार लाना, शांति एवं एकता स्थापित करना, एवं एक शक्तिशाली व्यवस्थित चीन का निर्माण करना। इसका जो उद्देश्य था वो चीन में शांति स्थापित करना था, एक शक्तिशाली चीन का निर्माण करना था। चीन में शांति स्थापित हो, एकता बनी रहे, और एक शक्तिशाली चीन का निर्माण हो, ये इसलिए लिखता है साथियों। इसके चिंतन की बात करते हैं साथियों, तो चिंतन में देखिए, ये नैतिकता प्रधान चिंतन है इसका, जो चिंतन है, जो थॉट है इसका, वो नैतिकता प्रधान चिंतन है इसका। शिक्षा सबके लिए, परंतु सामाजिक प्रशासनिक अधिकार। देखिए यहाँ पे कुछ गलतियाँ ये कर रहा है, नैतिकता को पकड़ के रखता है, लेकिन हम इसकी आलोचना भी करेंगे जब लास्ट में, तो बताइए कि आलोचना किस आधार पर हो रहा है, और आलोचना होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ये कह रहा है कि शिक्षा तो सभी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रशासनिक और सामाजिक जो कार्य है वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, वो महिलाएं नहीं कर सकते। अब यहाँ इसमें पैट्रियार्की आपको दिखेगा, पितृसत्ता दिखेगा, इसी आधार पर इसका आलोचना भी करेंगे हम बाद में। ये शिक्षा की बात करता है कि सबको दे दो, पर प्रशासनिक और जो सामाजिक कार्य है वो केवल पुरुष ही करेंगे।
मानव को नैतिक मानता है साथियों। जैसे हम देखिए थिंकर्स एक दूसरे से इतना कनेक्ट हो गए, जैसे ये मानव को नैतिक मान रहा है, हॉब्स क्या मानेगा, लॉक क्या मानेगा और रूसो क्या मानेगा। तो हॉब्स ये मानता है कि मानव जो है वो स्वार्थी है, मानव स्वार्थी था, स्वार्थी है और स्वार्थी ही रहेगा, वो हॉब्स मानता है। ये मानव को क्या मान रहा है, ये नैतिक मान रहा है। और विकास का आधार भी नैतिक बताया है ये, यानी कि अगर मानव का विकास करना है तो नैतिकता के आधार पर ही विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये कौन बोल रहा है, कन्फ्यूशियस बोल रहा है साथियों। मानव को अच्छा माना है, मानव को नैतिक माना है, राज्य को नैतिक होना चाहिए। ये बात देखिए, ये भी बात बोल रहा है, कह रहा है कि राज्य को जो है वो नैतिक होना चाहिए, अराजक नहीं होना चाहिए, राज्य को हिंसा करने वाला नहीं होना चाहिए, राज्य को नैतिकता के आधार पर शासन करना चाहिए और राज्य को नैतिक तरीके से ही चलना चाहिए। ये इसका चिंतन का जो कोर एरिया है वो है साथियों। ये देखिए राजनीतिक विचार के बारे में बात करते हैं कन्फ्यूशियस का। तो राजनीतिक विचार जो है साथियों वो क्या है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। एक आधार ये भी होगा आलोचना का कि राजनीतिक विचार में ये क्या है कि ये एक साइड में तो ये कह रहा है कि पुरुषों को केवल अधिकार दे दो, महिलाओं को अधिकार मत दो प्रशासनिक कार्य करने का। दूसरे साइड में क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है ये, यानी कि लोकतंत्र को नहीं मानता है। इनके अनुसार आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं है। एक कह रहा है कि ये जो लेमैन के शब्दों में आप समझे तो ये कह रहा है कि जो आम पीपल है, जो आम जनता है, वो इतनी समझदार नहीं है कि वो अपना शासन स्वयं कर ले या फिर अपने अपने अनुभव अपने विवेक के द्वारा एक शासक चुन ले। ये इतना समझदार आम जनता नहीं है। ये कौन बोल रहा है, कन्फ्यूशियस बोल रहा है। इसलिए शासन नैतिक राजा को देना चाहिए, शासन जो करेगा वो नैतिक राजा ही करेगा। लेकिन एक बात देखिएगा, ये बोल तो रहा है यहाँ पे कि आम जनता के ऊपर शासन नैतिक राजा करेगा, पर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो मैं शुरू में ही बोला था कि नैतिकता को हमेशा पकड़ के रखता है और राजा अगर नैतिक होगा तो अच्छा ही शासन होगा। ये ऐसा अनुमान लगा रहा है कि अगर राजा को ही नैतिक हम बना दे तो वो शासन जो करेगा वो अच्छा शासन करेगा, नैतिक रूप से शासन करेगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा। साथ ही देखिए ये कह रहा है कि राजा पर प्रतिबंध भी। देखिए यहाँ पे हम एक बात आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे नैतिक राजा की बात करता है, जब हम पढ़ेंगे कल अगला वीडियो जो प्लेटो को हम ले आएंगे, तो प्लेटो देखिए प्लेटो जो है वो शिक्षा के द्वारा कैसे राजा तैयार करता है, विवेकशील कैसा एक राजा तैयार कर देता है जो विवेक के आधार पर ही शासन करेगा। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि राजा को नैतिक होना चाहिए। जैसे प्लेटो बोलता है कि राजा को नैतिक होना चाहिए, राजा को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, राजा को क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। उसी तरह से ये भी बोल रहा है कि राजा को नैतिक होना चाहिए। पर कौटिल्य के भांति, यानी कौटिल्य जिस तरह से राजा पे, जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए कौटिल्य जो है राजा को पावरफुल तो बना रहा है, राज्य को पावरफुल तो बनाता है, पर राज्य पर थोड़ा सा राजा पे प्रतिबंध भी लगाता है। तो ये दोनों काम कर रहा है। एक साइड में कन्फ्यूशियस क्या कह रहा है कि राजा को नैतिक होना चाहिए और दूसरे साइड में राजा पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि इसमें अगर ऐसा आपको कहीं मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे हरियाणा पीसीएस का मेंस होने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि कन्फ्यूशियस में प्लेटो और कौटिल्य दोनों का विचार है, तो आप ये देख सकते हैं एक पॉइंट है ये कि प्लेटो के जैसा ये नैतिक राजा का सपोर्ट करता है और कौटिल्य के जैसा ये राजा पर प्रतिबंध भी लगा रहा है। तो ये बात कन्फ्यूशियस बोल रहा है। इसके राजनीतिक विचार में देखिए साथियों, राष्ट्रमंडल का विचार देता है, परोपकारी सरकार होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि परोपकारी सरकार जो सरकार होना चाहिए वो जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, जनता के ऊपर परोपकार करने के लिए होना चाहिए, न कि वो अपना स्वार्थ साधने के लिए होना चाहिए। सदाचार का नियम का पालन हमेशा होना चाहिए। सरकार जो है वो सदाचार के नियम का पालन करे, नैतिकता के आधार पर ही शासन करे, न कि ऐसे करे। सत्ता का हस्तांतरण की बात करता है, प्रतिभा की बात करता है। ये राजनीतिक विचार इसका कन्फ्यूशियस का राजनीतिक विचार है साथियों। आप बिलीव करिए, अगर आप इतना याद रखते हैं तो भारत में किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा हो, टीजीटी पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, या फिर यूजीसी नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। कन्फ्यूशियस के ज्ञान की बात करते हैं साथियों। देखिए ये जो है ये द 5 क्लासिक में पाया जाता है। इसका ज्ञान जो है कन्फ्यूशियस का ज्ञान द 5 क्लासिक में पाया जाता है साथियों। ये इसका बुक रिटन लिखा है वो है। और इसमें देखिए ये क्या है, तो यहाँ से यूजीसी कई बार पूछी है साथियों। ये जो पुस्तक है, परिवर्तन का पुस्तक, इतिहास का पुस्तक, ओट्स का पुस्तक, संस्कार का पुस्तक, वसंत और पतझड़ का इतिहास, ये जो है यूजीसी ने इसको भी पूछा हुआ है, यूजीसी ने इसको भी पूछा हुआ है और यूजीसी ने इसको भी पूछा हुआ है। ये दोनों को यूजीसी ने पूछा हुआ है। सॉरी, इसको मैं करना भूल गया हूँ, तो ऐसे कर लीजिएगा। और ये यूजीसी ने पूछा हुआ है साथियों।
आप इसको देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहला थिंकर से, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, पर जितना भी आता है इसी से हो जाएगा साथियों। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। ये इसमें आपको याद रखना होगा, और ये पूछा हुआ है, आगे क्या पूछा हुआ है यूजीसी ने वो भी हम बताते रहेंगे, पर आपको ये याद रखना होगा कि ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो कन्फ्यूशियस का ज्ञान द 5 क्लासेस में पाया जाता है, और परिवर्तन की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, ओट्स की पुस्तक, संस्कार की पुस्तक, और बसंत एवं पतझड़ का इतिहास, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये भी पूछा हुआ है। राष्ट्रमंडल का विचार देखिए साथियों क्या है। राजा को दैवीय मानता है, यानी कि जैसे कि रूसो रूसो ठीक है, हाब्स, हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, और लॉक, क्योंकि अब थिंकर्स स्टार्ट किए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, तो इन्हीं को पढ़ना है। ये तीनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थियरी देते हैं और बोलते हैं कि जो स्टेट है वो समझौता के तहत बना है, न कि दैवीय है। ये दैवीय नहीं मानते हैं। सरकार जो है गॉड की देन नहीं है, ऊपर वाले की देन नहीं है, ये लोगों ने समझौते के द्वारा बनाया है। इसी तरह से ये नहीं मानता, ये समझौता थियरी को नहीं मानता है कन्फ्यूशियस। ये बोलता है कि नहीं, राजा दैवीय है, राजा को दैवीय अधिकार है, राजा सुपर पावर है, और परंतु शासन आदर्श तरीके से करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। एक तरफ क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि राजा जो दैवीय है इसके ऊपर शक्ति, इसका जो अथाह शक्ति है इसके पास, परंतु दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि शासन जो है वो आदर्श तरीके से ही करेगा, न कि अराजक तरीके से, न कि हिंसा करके करेगा। शासन जो है वो आदर्श तरीके से ही करेगा। ये एक तरह से प्रतिबंध लगा रहा है उस पर। राष्ट्रमंडल के विचार में दूसरा देखते साथियों, संसाधन पर सभी का अधिकार होगा। यहाँ देखिए, सभी का अधिकार होगा और सभी मिलकर इसका उपभोग करेंगे। यहाँ पे तो ये बात बोल रहा है, लेकिन आगे और भी कुछ बोलेगा। ये कह रहा है कि जितने भी स्टेट में संसाधन है उस पर सभी का अधिकार होगा और सभी मिलकर इसका उपभोग करेंगे। ये राष्ट्रमंडल का विचार है इसका। चरण देखते हैं साथियों, ये कुछ फेजेज की बात करता है कन्फ्यूशियस, कुछ फेजेज की बात करता है, उसको देखते हैं। कन्फ्यूशियस देखिए, ये परंपरा ट्रेडिशनल थिंकर नहीं है, परंपरावादी थिंकर्स नहीं है। ये जो है वो परंपराओं से सीख कर और नई व्यवस्था के निर्माण पर बल देता है। जैसे अगर कुछ चीज़ें इतिहास में हुई है, कुछ घटनाएं हुई है, तो उसे सबको सीखने की ज़रूरत है, और उसको सीख के जो वर्तमान है और जो फ्यूचर है उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये भी यही कर रहा है कि कुछ इतिहास से सीखता है और सीख के नई व्यवस्थाओं के निर्माण पे बल देता है साथियों। ये नई व्यवस्थाओं के निर्माण पे बल देता है। फेजेस की बात करता है साथियों, चरण की बात करता है। फर्स्ट चरण देखिए, जब हम हाब्स को पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे तो सबसे अच्छे से देखेंगे कैसे वो फेजेस की बात करके और लास्ट में साम्यवाद ले आ रहा है। इसी तरह से ये फर्स्ट चरण है, फर्स्ट फेज है, उसमें कह रहा है कि अशांत चरण था वो, उसमें शांति नहीं थी, अशांत था, और हिंसात्मक रूप से अराजकता की स्थिति बनी रहती थी, हमेशा हिंसा होते रहता था, कोई किसी को भरोसा नहीं करता था, यानी कि समाज जो था वो अशांत था। दूसरा चरण कह रहा है कि इसके बाद से अगला चरण क्या आएगा, दूसरा है कि समाज जो है समृद्ध हुआ, समृद्ध चरण इसको बोल रहा है, यानी कि परिपूर्ण हो गया समाज, परिपक्व हो गया और समृद्धता आ गई उसमें, ये बोल रहा है। थर्ड चरण बोल रहा है, ये तीसरा चरण बोल रहा है, शांतिपूर्ण चरण होगा, और इसमें क्या होगा, ये इसी चरण को लाने की बात कर रहा है साथियों। ये दो चरण अभी तक गुजर चुके हैं, ये अपने थॉट के द्वारा इस चरण को लाने की बात करता है, शांतिपूर्ण चरण को लाने की बात करता है, और इसमें ये बोलता है कि यहाँ पे नैतिकता के आधार पर राजा शासन करेगा, लोगों को कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होगा। ये बात कन्फ्यूशियस बोल रहा है। कह रहा है कि इस चरण में जो है राजा जो है वो वंशानुगणित नहीं होगा, राजा जो है चुना जाएगा। देखिए, एक तरफ ऊपर क्या बोल रहा था कि राजा जो है, देखिए ऊपर बोल रहा था दैवीय है राजा, और यहाँ बोल रहा है अब चुनने की बात कर रहा है। ऊपर अधिकार नहीं दे रहा था, नीचे कह रहा है कि चुनने राजा जो है यहाँ पे चुना जाएगा। 5 गुण की बात करता साथियों ये, और 5 गुण में कौन कौन सा है, इसके आधार पर एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करेगा। ये जो गुण है, ये कह रहा है कि ये अगर ये गुण सब में आ जाए तो इसके आधार पर एक सामंजस्यपूर्ण एक समाज का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए ये गुण ज़्यादा जरूरी है, सब में लाना जरूरी है। और वो गुण कौन कौन सा है, परोपकार है, करुणा की, आप करुणा परोपकार करते रहिए, करुणा की भावना रखिए दूसरों के प्रति, ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाए, परोपकार नहीं करें। नैतिकता की बात करता है साथियों, सबको नैतिक बनाने की बात करता है। न्याय और धार्मिकता की बात करता है, जो आपको करने के लायक है वहीं कीजिए, सब अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ धर्म करने का मतलब ये साथियों कि जो कर्म धर्म है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बुद्धि और ज्ञान की बात करता है, कि सबको ज्ञान चाहिए। भरोसेमंदता और अखंडता की बात करता है। ये कह रहा है कि अगर ये 5 गुण आ जाए तो इससे एक हम सामंजस्यपूर्ण, यानी कि स्थिर समाज, शांतिपूर्ण समाज हम बना सकते हैं, सामंजस्यपूर्ण समाज बना सकते हैं। ये कन्फ्यूशियस कह रहा है। कन्फ्यूशियस देखिए, यूजीसी ने इसको भी पूछा हुआ साथी, यूजीसी ने इसको भी पूछा, सीधा पूछा हुआ था, एकदम
एकदम सिंपल क्वेश्चन ये था कि जेंटलमैन जुंजी जो है, ये देखिए, ये जेंटलमैन जुंजी का थियरी किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, या फिर किसने जेंटलमैन जुंजी के बारे में बात करी थी साथियों। तो सज्जन जुंजी यानी कि राजा, ये जुंजी का मतलब यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज है साथियों, जुंजी का मतलब यहाँ पे राजा होता है। तो जेंटलमैन जुंजी यानी कि आदर्श जो राजा की बात करता है, कौन करता है, कन्फ्यूशियस करता है, और जेंटलमैन जुंजी की थियरी देता है। ये कह रहा है कि एक आदर्श राजा तभी बन सकता है, देखिए ये राजा आदर्श होगा, ये जेंटलमैन जुंजी की थियरी में कहता है राजा नैतिकता का पालन करेगा, राजा जो है नैतिकता का पालन करेगा और नैतिक रूप से कार्य करेगा, तो ही वो आदर्श राजा होगा, उसी को जेंटलमैन जुंजी बोलता है। प्रजा उसको नैतिकता की वजह से उसको फॉलो करेगी, ना कि उसके भाई की वजह से। डरा कर हम फॉलो नहीं करवाएगा राजा, अपने आप को डरा कर प्रजा से फॉलो नहीं करवाएगा, वो नैतिक रूप से अगर कार्य करेगा तो प्रजा अपने आप फॉलो करने लगेगी उसको। ये कौन बोल रहा है, कन्फ्यूशियस बोल रहा है। तो जेंटलमैन जुंजी का जो कंसेप्ट है वो याद रखिएगा, किसने बोला था, ये कन्फ्यूशियस ने, क्योंकि ये यूजीसी ने पूछा हुआ, अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यूनिवर्सल गोल्डन रूल्स की बात करता साथियों, कह रहा है कि हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गोल्डन रूल। हम इसको अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। यूनिवर्सल सिल्वर रूल की बात करता साथियों, कह रहा है किसी के साथ आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए जो आपको पसंद नहीं हो। आप इस चीज़ को, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, आप इस सिंपल वे फॉरवर्ड में याद रखिएगा कि ये बोल रहा है कि किसी के साथ आप ऐसा व्यवहार मत करिए जो आपको पसंद ना हो, और इसी को ये यूनिवर्सल गोल्डन रूल। क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, तो ये पूछ सकता है यूनिवर्सल गोल्डन रूल और सिल्वर रूल किसने दिया था, तो कन्फ्यूशियस ने दिया था, ये बात याद रखिएगा। जेंटलमैन जुंजी का सिद्धांत किसने दिया था, किसने जेंटलमैन जुंजी के बारे में बात कर रहा है, तो कन्फ्यूशियस है, ये आपको याद है। कुछ रिश्ते और उसके गुण के बारे में बात करता है साथियों, ये है जैसे पिता और पुत्र के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, उसका जो गुण क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच जो रिश्ता है उसका गुण क्या होना चाहिए, तो पुण्यशीलता के आधार पर होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। शासक और प्रजा के बीच कैसा होना चाहिए, निष्ठा के आधार पर होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए और आज्ञाकारिता का गुण होना चाहिए। मित्र और मित्र के बीच विश्वास होना चाहिए, ये बात ये बोल रहा है, कन्फ्यूशियस बोल रहा है। कन्फ्यूशियस के शिष्य साथियों और उनका संग्रह है द 4 बुक करके, और उसमें पहला क्या है, अनालेक्टस, माध्य का सिद्धांत, द ग्रेट लर्निंग और मेकियंस, ये 4 बुक का नाम आप याद रखिएगा। कन्फ्यूशियस के जो शिष्य थे उनका संग्रह है द 4 बुक, और उसका नाम आपको याद रखना होगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक नज़र जब भी पढ़िएगा उसको देखते रहिएगा। आलोचना की बात करते साथियों, आलोचना क्या कर रहे हैं ये, अभी जो मैं ऊपर आलोचना का आधार आपको बता रहा था, क्योंकि कन्फ्यूशियस लोकतंत्र को नहीं मान रहा है, वो डेमोक्रेसी को नहीं मान रहा है, समानता को नहीं मान रहा है, क्योंकि महिलाओं को समान अधिकार नहीं देने की बात कर रहा है। बोल रहा है कि आम जनता चुन नहीं सकती, सरकार इतना सक्षम नहीं है कि वो चुन सकती है, ये गलत चीज़ है, और इसी आधार पर इसका जो है आलोचना हो रहा है। महिला विरोधी है, क्योंकि महिलाओं को प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है, बोला है प्रशासनिक कार्य जो केवल पुरुष करेंगे, तो ये भी महिला विरोधी है, और इस आधार पर इसको इसकी जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ साथियों, उम्मीद करिए कि आप इतना याद रखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। किसी भी स्टेट PCS का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, UGC का एग्जाम हो, आप इतना से अपना काम कर सकते हैं साथियों, 100% आप अपना काम कर सकते हैं। इतना बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिलेगा, फ्री में पढ़ाना नहीं मिलेगा आपको, पूरे YouTube खंगाल लीजिए आप, अगर मिल जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। देखिए कन्फ्यूशियस को थोड़ा सा रिकैप करते साथियों, फिर इसको एंड करते हैं। चीनी दार्शनिक है, नैतिकता को पकड़े रखता है, इतना आपको याद रखना होगा कि ये नैतिकता को हमेशा पकड़े रहता है। नैतिकता जहाँ भी बात करेगा नैतिकता की बात करेगा। शिक्षा सबके लिए, परंतु सामाजिक और प्रशासनिक जो कार्य है वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, ये कन्फ्यूशियस बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि राज्य को नैतिक होना चाहिए साथियों, अराजक नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। इसके हम राजनीतिक विचार में देखेंगे तो राष्ट्रमंडल का विचार देता है, परोपकारी सरकार, सदाचार का नियम, सत्ता का हस्तांतरण और प्रतिभा की बात करता है। इसमें कौटिल्य और प्लेटो दोनों की झलक दिखाई देता है, वो मैं आपको पिछले अभी जो बोल रहा था उसमें समझा दिया था। कन्फ्यूशियस के ज्ञान जो है वो 5 क्लासिक्स में पाया जाता है साथियों, और ये पुस्तक का नाम हो वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि UGC ने बार बार इसको पूछा हुआ है। राष्ट्रमंडल का विचार, ये राजा को दैवीय मानता है साथियों, और लेकिन दैवीय के साथ साथ ये भी बोलता है कि राजा को आदर्श तरीके से शासन करना चाहिए। शासन संसाधनों पे सभी का अधिकार को मानता है, पर ऊपर जो महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहा साथियों, ये भी बात ध्यान रखना होगा आपको। चरण की बात करते हैं तो ये 3 चरण की बात करता है। अशांत समाज, अशांत चरण की बात करता है, समृद्ध चरण की बात करता है, और शांतिपूर्ण चरण की बात करता है। शांतिपूर्ण चरण इसका एंड है, यानी मीडियम, कोई मीडियम अपना लो, पर एंड जो है माध्यम, कोई माध्यम
ये माध्यम ऊपर जो है वो पहला है, और एंड जो है, ये जो एंड कह रहा है यानी कि इसका जो साध्य है वो क्या है, शांतिपूर्ण चरण का निर्माण करना है। इसके जो राइटिंग का जो इसका थॉट का साध्य है वो है शांतिपूर्ण चरण का निर्माण हो। 5 गुण की बात करता है, इसके आधार पर एक कह रहा है कि सामंजस्यपूर्ण हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर 5 गुण सब में आ जाए तो परोपकार, करुणा, नैतिकता, न्याय और ज्ञान, भरोसेमंदता। कन्फ्यूशियस ने जेंटलमैन जुंजी का थ्योरी दिया है, इसको आपको याद रखना होगा। केवल इतना याद रखना है कि जेंटलमैन जुंजी का थ्योरी जो है किसने दिया था। जेंटलमैन जुंजी की कौन बात करता है, तो वो है थ्योरी नहीं साथियों, जेंटलमैन जुंजी एक राजा को संबोधित करके बोलता है। जेंटलमैन जुंजी ये जो है वो चाइनीज वर्ड है, आपको राजा याद है, सज्जन राजा की बात करता है। यूनिवर्सल गोल्डन रूल और यूनिवर्सल सिल्वर रूल की बात करता है। रिश्तों को कुछ डिफाइन करता है साथियों, और इसका आलोचना जो है लोकतंत्र विरोधी और महिला विरोधी, समानता विरोधी के नाम पे होता है, क्योंकि ये ऐसा काम किया है, लोकतंत्र को नहीं मान रहा है, समानता को नहीं मानता है, महिला विरोधी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासनिक कार्य में भाग लेने नहीं देता है। उम्मीद करता है साथियों कि आपको क्लास पसंद आया होगा। 20 मिनट में हम कन्फ्यूशियस को ख़त्म कर दिए हैं। हम कल अरस्तु प्लेटो को पढ़ेंगे साथियों। आप मेरे साथ बने रहिए, और आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप यहाँ तक देखे हैं साथियों तो बिल्कुल बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है साथियों तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।